हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो कल देख रहे थे उसी के आगे हम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे यूपी बीएड 2021 के लिए आपका मेमोरी बेस्ड पेपर जो है आपका 2020 का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है आपका रीजनिंग का, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और उसमें मैंने आप लोगों को 13 क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दिया था और डिटेल में उस चीज़ को समझाया भी था। अगर आप चैप्टर अभी तक नहीं भी पढ़े हैं तो भी अगर उस चीज़ को, इस वीडियो को देखते हैं तो मैंने इतनी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को समझाया है कि आप लोग आराम से समझ पाएंगे। और उसी के आगे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस को। कोशिश करेंगे कि 15 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे हम देख सकें, कम समय में अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं समझा सकूँ और जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस डेली बेसिस पे हर साल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। उसके पहले बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा वीडियो को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। आप इसको पहले क्वेश्चन को रीड करिए, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सबसे पहले वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका दिशा और दूरी से। ठीक है, दिशा दूरी को कैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करना सिखाया आप लोगों को पता होगा। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको मैंने बोला है कि 4 डायरेक्शन आप बना लीजिए। ठीक है, चारों डायरेक्शन इस तरह से बना लीजिए आप। ये होता है आपका पूरब यानी कि पूर्व, ये होता है आपका पश्चिम, ये होता है आपका उत्तर और ये होता है आपका दक्षिण। सभी को पता है। ठीक, ये हो गया आपको चारों दिशाएं हो गया। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, राम ने एक बिंदु यक्ष से सीधे बिंदु वाई तक पूर्व दिशा में 50 मीटर की दूरी तय की। राम है, एक बिंदु है आपका यक्ष। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं। यहाँ से वो सीधे वाई तक, मान लीजिए यहाँ पे है वाई, यहाँ से यहाँ तक सीधे पूर्व दिशा में 50 मीटर की दूरी तय करता है पूर्व दिशा में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर हो गया। पूर्व दिशा यही है, यहाँ से यक्ष से वाई पूर्व दिशा हो गई और सीधे 50 मीटर हो गई। अब बोल रहा है कि वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चला। यानी कि यहाँ पे वो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, अब दाहिनी तरफ मुड़ेगा। अब इस साइड जा रहा है, दाहिने नीचे की तरफ होगा और बाएं ऊपर की तरफ होगा। बोल रहा है दाहिने तरफ मुड़ा और कितना गया, 50 मीटर चलता है। दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, यानी कि फिर से वो यहाँ पे आता है, 50 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक, उसके बाद फिर से बोल रहा है वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर की दूरी तय करता है। अब ये बताइए, नीचे की तरफ जा रहा है, दाहिने किस तरफ होगा और बाएं किस तरफ होगा। अगर आप ऊपर जाते तो दाहिने इस तरफ होता, दाहिने हाथ की तरफ, क्योंकि आपका मुख उत्तर की दिशा में है, और बाएं आपका बाएं हाथ की तरफ होता है। लेकिन उसके अपोजिट जा रहे हैं, दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे दक्षिण दिशा है, यहाँ से आप दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं तो आपका जस्ट ये हो जाएगा आपका बायां। ठीक, बायां, और ये हो जाएगा आपका दायां इस साइड। तो आपको बोल रहा है कि वो दाहिने मुड़ता है, यानी कि बाएं की तरफ जाना नहीं है। दाहिने मुड़ के कितना जाता है, वो दाहिने मुड़ता है और 60 मीटर की दूरी तय करता है। अब दाहिने मुड़ा 60 मीटर कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 मीटर थी, उसी के पैरेलल में यहाँ तक आया। यानी कि यहाँ से अगर हम यहाँ तक आएँ तो ये तो 50 मीटर हो गया, लेकिन वो 60 मीटर दूरी तय करता है। यानी कि वो यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएगा जो कि 10 मीटर होगा और ये 50 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि ये दूरी इसके पैरेलल है, यानी कि ये जितनी होगी वो भी इतनी ही होगी। यानी कि ये 50 है तो ये भी 50 होगी। लेकिन यहाँ से वो मुड़ के 60 मीटर दाहिनी ओर चलता है तो 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक और 10 मीटर और आगे आ जाएगा यहाँ तक। बाद में लास्ट में बोलता है, सबसे लास्ट में देखिए, अंत में वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चला। अंत में यहाँ पे जब पहुँचा वो फिर से वो दाहिनी तरफ मुड़ा और 50 मीटर चला। अब यहाँ से 50 मीटर कहाँ तक जाएगा, दाहिनी ओर। आपको पता है दाहिना इस साइड है तो ऊपर की तरफ दाहिना होगा और बायां नीचे की तरफ होगा। इस दिशा में जा रहा है आदमी तो दाहिना ऊपर की तरफ होगा और बायां नीचे की तरफ होगा। यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर आ चुका है। अब यहाँ से बोल रहा है 50 मीटर दाहिने तरफ गया। 50 मीटर दाहिने यानी कि ऊपर की तरफ 50 मीटर जाएगा, जो कि यहाँ पर भी 50 मीटर है तो इसी के पैरेलल होगा। ये भी 50 मीटर आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, आपको पता चल गया कि जो ये रेखा थी पूर्व पश्चिम वाली, इसी रेखा पे कहीं ना कहीं आके ये
रुकेगा, और ये दूरी हो गई आपकी 50 मीटर। तो ये और ये दोनों दूरी बराबर हो गई। अब बोल रहा है लास्ट में वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे था x पे, और अंत बिंदु यहाँ पे है लास्ट में। कितनी दूर है, अब सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है। तो ये भी दूरी पैरेलल होगी, क्योंकि ये रेखा पैरेलल है, ये रेखा पैरेलल है, ये रेखा पैरेलल है इसके। तो ये भी रेखा जो होगी ये 10 मीटर की, ये इसके पैरेलल होगी, यानी कि आपका जो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से दूरी आएगी वो 10 मीटर आएगी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ए ऑप्शन है आपका 10 मीटर। ठीक, 10 मीटर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन था, देख लीजिए ध्यान से, मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया है। एक एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लिया करिए, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इसको इरेज करते हैं, वीडियो रोक के नोट करना, नोट कर लीजिएगा। इसको इरेज करते हैं, फिर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगर वीडियो अभी तक क्वेश्चन समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो सारे के सारे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ पे दिया गया है निर्देश। यहाँ पे आपको निर्देश दिख जाएगा, निर्देश देख लीजिए। निर्देश के बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोला गया है कि यहाँ पे निम्नलिखित आकृति में जो त्रिभुज है, त्रिभुज गांव के युवाओं को दर्शाता है। एक यहाँ पे देखिए इस तरह से त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है, ये गांव के युवाओं को दर्शाता है। त्रिभुज जो है वो गांव के युवाओं को दर्शाता है। वर्ग शिक्षित को और वृत्त बेरोजगार को दर्शाता है। जो वर्ग है, वर्ग शिक्षित को दर्शाता है। यहाँ पे वर्ग इस तरीके से है, देख लीजिए, यहाँ पे वर्ग इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। वर्ग किसको दर्शाता है, शिक्षित को, और वृत्त बेरोजगार को दर्शाता है। ठीक है, वृत्त जो है वो बेरोजगार को दर्शाता है। ये हो गया आपका वृत्त, इस तरीके से लिखा गया है और इसके बीच में नंबरिंग की गई है। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वृत्त को थोड़ा सा और अलग तरीके से बना लें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक नंबर आपका नहीं लिखा पाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो वृत्त को बोला गया है, वृत्त किसको दर्शाता है, बेरोजगार को दर्शाता है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं फिर से बना ले रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये त्रिभुज हो गया आपका, ये वर्ग हो गया, और वृत्त जो है वो किसको दर्शाता है, वो दर्शाता है बेरोजगार को। वृत्त थोड़ा सा टेढ़ा सा बना है, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन पे ही आधारित हमारा तीसरा क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसी फिगर के ऊपर पूछा गया, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका त्रिभुज है वो गांव के युवाओं को दर्शाता है। ठीक, गांव के युवाओं को ये त्रिभुज दर्शाता है। उसके बाद बोला गया वर्ग जो है वो शिक्षित को दर्शाता है। जो ये वर्ग है ये शिक्षित को दर्शाता है, और जो वृत्त है वो बेरोजगारों को दर्शाता है। ठीक, उसके बाद इसमें नंबरिंग कर दी गई है। यहाँ पे 1 लिख दिया गया है, 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, इसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे अब इसी के ऊपर पूछा गया आपका दूसरा क्वेश्चन, गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। गांव में शिक्षित युवाओं को दर्शाता है। क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे देख लीजिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गांव में शिक्षित, अब आपको इसी फिगर को देख के आंसर देना है। गांव में शिक्षित बेरोजगार गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। युवाओं, ठीक है, को दर्शाता है। वीडियो रोकिए, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए एक बार। ठीक है दोस्तों,
इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ सके कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे आपके एग्जाम में तो आप लोग खुद से कर पाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है गांव में, आशा करता हूँ आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा इस क्वेश्चन को। गांव में शिक्षित, आपको पता है कि क्या किसको दर्शा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि जो त्रिभुज है गांव के युवाओं को दर्शाता है। ये त्रिभुज है गांव के युवाओं को दर्शाता है, युवाओं के बारे में पूछा गया है। वृत्त जो है वो बेरोजगारों को दर्शाता है, ठीक है। और जो आपका वर्ग है वो शिक्षित को दर्शाता है। यानी कि हमको तीनों चीज़ पूछा गया है, शिक्षित भी पूछा गया है, बेरोजगार भी पूछा गया है, युवाओं के बारे में भी पूछा गया है। तो ऐसी आकृति नंबर को यहाँ पे चुनना है जो तीनों आकृतियों के अंदर आ रहा हो। तो यहाँ पे देखेंगे आप 6 जो है वो त्रिभुज और वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। त्रिभुज का मतलब है आपका शिक्षित, त्रिभुज का मतलब है आपका युवाओं, ये युवाओं को दर्शाता है 6 नंबर, और शिक्षित को दर्शाता है क्योंकि वर्ग और त्रिभुज के अंतर्गत बस आ रहा है। युवाओं और शिक्षित को, बेरोजगार को नहीं दर्शाता क्योंकि वृत्त के अंतर्गत ये नहीं है। वृत्त के अंतर्गत, त्रिभुज के अंतर्गत और वर्ग के अंतर्गत कौन सा नंबर है आप लोग देख लीजिए, आपका आंसर वही होगा। यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर जो है वो आपका त्रिभुज के अंतर्गत भी है, 5 नंबर यहाँ पे, वृत्त के अंतर्गत भी 5 नंबर है और वर्ग के अंतर्गत भी 5 नंबर है। क्या कोई और संख्या ऐसी है जो तीनों आकृतियों के अंतर्गत है? नहीं है, क्योंकि 5 ही सिर्फ ऐसा है। 4 भी देखेंगे तो यहाँ पे वृत्त और वर्ग के अंतर्गत है, 2 है वो सिर्फ वृत्त के अंतर्गत है, 7 जो है वो वृत्त और त्रिभुज के अंतर्गत है, वर्ग के अंतर्गत नहीं है। इसी तरह से देखेंगे सभी यहाँ पे जो पॉइंट हैं, नंबर है, वो किसी के अंतर्गत, किसी न किसी के अंतर्गत नहीं है। सिर्फ 5 जो है वो त्रिभुज के अंतर्गत भी देखिए है, वर्ग के अंतर्गत भी है और वृत्त के अंतर्गत भी है। और पूछा यही गया है शिक्षित, बेरोजगार, युवाओं, तीनों चीज़ पूछा गया है। शिक्षित भी पूछा गया है, बेरोजगार भी पूछा गया है, युवाओं के बारे में पूछा गया है। यानी कि ऐसी आकृति में ऐसे नंबर को चुनना है जो तीनों आकृतियों में हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर हमारा जो नंबर 5 है यहाँ पे वो एकदम एग्जैक्ट सही होगा। जिस ऑप्शन में यहाँ पे 5 होगा वो हमारा एग्जैक्ट सही होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको इरेज करता हूँ, इसी के ऊपर अब हमारा आधारित अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी इसी के ऊपर आधारित है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए क्वेश्चन को जो मैंने आकृति बनाया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इसी आकृति पे है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन बोल रहा है गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। दूसरा यहाँ पे है तीसरा क्वेश्चन, गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार, गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार को दर्शाता है, बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है, युवाओं को दर्शाता है, ठीक। अब बताइए कौन सा नंबर होगा इसके लिए? गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गांव के अंतर्गत यहाँ पे त्रिभुज गांव के युवाओं को दर्शाता है, ठीक है। और शिक्षित यहाँ पे जो त्रिभुज है वो गांव के युवाओं को दर्शाता है, वर्ग जो है वो शिक्षित को, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ आप लोगों को जिससे आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। त्रिभुज किसको दर्शाता है? युवाओं को दर्शाता है। वर्ग किसको दर्शाता है? वर्ग दर्शा रहा है यहाँ पे शिक्षित को, शिक्षित। और जो वृत्त है ये दर्शा रहा है बेरोजगारों को। अब यहाँ पे वीडियो रोकिए, आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है, गांव के बाहर। अब बताइए गांव कौन सा है? गांव तो एक गांव है जिसके अंतर्गत त्रिभुज जो है यहाँ पे बोला गया है, त्रिभुज गाँव के युवाओं को दर्शाता है। गाँव है ये त्रिभुज के अंतर्गत जो है गांव के युवाओं को दर्शाता है।
लेकिन यहाँ पे बोला गया गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, तीनों शिक्षित भी होने चाहिए, बेरोजगार भी होने चाहिए और युवा भी होने चाहिए, लेकिन वो गांव के नहीं होने चाहिए। गांव को कौन दर्शा रहा है यहाँ पे? गांव के युवा हैं, गांव के युवा हैं ये जो त्रिभुज के अंतर्गत हैं, गांव के युवा हैं त्रिभुज के अंतर्गत हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, शिक्षित भी होने चाहिए यानी कि वो वर्ग में आने चाहिए, शिक्षित होंगे तो वर्ग के अंतर्गत आएंगे, बेरोजगार होंगे तो वो वृत्त के अंतर्गत आएंगे, लेकिन वो गांव के नहीं होने चाहिए। इसके पहले क्या था? गांव के, ऐसा नहीं बोला था गांव के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाना था, लेकिन यहाँ पे गांव के बाहर है, गांव में नहीं होने चाहिए। वो गांव के बाहर होंगे तो 5 नहीं होगा, अगर गांव नहीं होता, गांव के बाहर नहीं बोलता तो आपका 5 आ जाता शिक्षित बेरोजगार युवा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। लेकिन गाँव के बाहर बोला गया यानी कि गाँव में से, यहाँ पे त्रिभुज में से नहीं होना चाहिए, तो त्रिभुज में से नहीं होना चाहिए यानी कि 7, 5, 6 नहीं होगा, सीधे सीधे दिख रहा है ये त्रिभुज के अंतर्गत आता है, 1, 7, 5, 6, तो हो क्या सकता है 3, 4 और 2 बचे। लेकिन जो होंगे वो बेरोजगार भी होने चाहिए, यानी कि वृत्त के अंतर्गत भी आएंगे और वर्ग के अंतर्गत भी आएंगे। तो वर्ग के अंतर्गत ये 3 तो आ रहा है लेकिन वृत्त के अंतर्गत नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये 2 जो है वो वृत्त के अंतर्गत आ रहा है लेकिन वर्ग के अंतर्गत नहीं आ रहा है। सिर्फ 4 जो है वो वृत्त के अंतर्गत और वर्ग के अंतर्गत दोनों में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपका 4 आंसर होगा, जिस ऑप्शन में आपका 4 नंबर होगा यहाँ पे वो सही हो जाएगा। बोला गया है गांव के बाहर, गांव त्रिभुज था, गांव के युवा थे त्रिभुज के अंतर्गत, त्रिभुज के बाहर शिक्षित बेरोजगार, शिक्षित वर्ग बेरोजगार वृत्त, वो युवा हमने देख लिया कि 4 होगा। कैसे आया इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग आराम से समझेंगे तो आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको आशा करता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसको मैं अब इरेज करता हूँ, ठीक है, इरेज करता हूँ, उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। दूसरा तीसरा क्वेश्चन आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत आप लोगों का रिप्लाई करूंगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो उसको पूछ रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित शब्द का चयन करिए। यहाँ पे निम्न श्रेणी को पूर्ण करना है, निम्न श्रेणी को पूर्ण करिए। श्रेणी क्या है? श्रेणी दिया गया यहाँ पे डी जी, फिर कॉमा एच के, कॉमा एल ओ, कॉमा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है और फिर से अगला यहाँ पे दिया गया है टी डब्ल्यू। यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। निम्न श्रेणी को पूर्ण करना, ये श्रेणी दी गई है, इसमें को पूर्ण करना यानी कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो नहीं पता है हमको कि क्या है, आपको बताना है कि इस जगह पे क्या होगा। ठीक है, आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। क्या है यहाँ पे? पी एस है, दूसरा है यहाँ पे आर यू है, तीसरा है ओ क्यू है और चौथा क्या है? क्यू और टी है। आपको बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क में की जगह पे इन चारों में से क्या होगा। सबसे पहले आप श्रेणी को पहचानिए, श्रेणी किस तरीके से बनाई गई है, उसमें क्या कंडीशन अप्लाई हो रहा है वो पता चल जाएगा। तो आप आराम से क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या फिल करना है आप पता लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए डी है, जी है, फिर एच है, के है। आपको दिख रहा है कि एच के बाद यहाँ पे जी के बाद एच आता है, जी एच होता है ना, जी एच, फिर के के बाद यल आता है, ओ के बाद तो क्या आएगा यहाँ पे देखेंगे आप, जी के बाद एच आया, के के बाद एल आया, फिर ओ के बाद पी आएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे पी सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तुरंत अगर आपके पास समय नहीं है तुरंत मार्क करिए, आगे चलिए। कैसे
क्यों कह रहा हूँ मैं ये करने के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों के पास समय नहीं है तो आपने देख लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में और किसी में पी नहीं है, और आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो यहाँ पे लेटर हैं ABCD वो यहाँ पे गैप नहीं है। G के बाद H होता है, G के बाद H आया, फिर K के बाद यल आता है, यल आया, O के बाद क्या आएगा, O के बाद P आएगा, यही होगा ना। O के बाद पहला अक्षर P आएगा, फिर उसके बाद आगे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन P आया। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में सिर्फ एक ही में P था, आप आंसर लगा सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, आगे चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर किसी और ऑप्शन में P होता तब आपको दिक्कत होती। मान लीजिए यहाँ पे PT होता, मान लीजिए यहाँ पे PT होता, QT की जगह पे PT होता, तो आप ऑप्शन नहीं लगा पाते P। इसको इतना देख के आपको फिर आगे भी चेक करना होता कि इनके बीच में कितना गैप है। आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पहले अक्षर की जगह पे हमारा P आएगा, लेकिन अगले प्लेस पे क्या आएगा वो नहीं पता है अभी, तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए D और G के बीच में कितना गैप है। आप D से जाएंगे EFG, यानी कि +3 करेंगे, यहाँ पे +3 करेंगे तो D से G चले जाएंगे। उसी तरीके से H से HIJK, यानी कि +3 इसमें भी हो रहा है। L के बाद MNO +3 यहाँ पे भी हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी +3 होगा, तो PQRS यानी कि PS आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए +3 करिए, आगे भी चेक कर लीजिए, S से T आ रहा है लगातार, T से क्या +3 करने पे W जा रहा है, तो आपको कहेंगे हाँ T होता है 20, W होता है 23, तो यहाँ पे +3 करने पे आप पहुँच रहे हैं, यानी कि हमने जो पैटर्न देखा था वो सही था। अब आपको पता चल गया कि आपका करेक्ट आंसर PS ही होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा, चौथा क्वेश्चन भी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं इरेज करता हूँ, वीडियो रोक के इसको नोट करना है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करते चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रही तो लाइक करते चलिएगा। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज से ही है, बस वो नंबर सीरीज से है। अभी तक जो आपने देखा था ये आपका लेटर से था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको सीरीज में अनुपस्थित जो संख्या सीरीज में स्थान है उसको बताना है, भरना है कि क्या होगा। यहाँ पे सीरीज में लिख देता हूँ 27, 81, 54, 31, 93 और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन जो आया था वो नए तरीके का यहाँ पे सीरीज आपको देखने को मिला था। कोई पैटर्न यहाँ पे जो नॉर्मल पैटर्न होता है वो देखने को नहीं मिला था। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप ये एक चीज़ तो देख के आपको पता चल सकता है कि 27 का मल्टीपल है, ठीक, 27 का मल्टीपल है, यानी कि 27 से का गुणा यहाँ गुणा करेंगे कोई न कोई संख्या, तो यहाँ पे आपको देखेंगे 27 में 3 का गुणा करेंगे तो हमको 81 मिलेगा, ठीक है। और 27 में 2 का गुणा करेंगे, यहाँ से यहाँ जाने के लिए गुणे 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 54, यानी कि यहाँ से यहाँ पे आने पे गुणा 3 करना पड़ा, यहाँ से दूसरे प्लेस पे आने के लिए हमको गुणे 2 करना पड़ा। लेकिन आगे देखेंगे आप, यहाँ पे पैटर्न यहाँ से आपका बंद हो जाता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब फिर से 31 आता है, 31 से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 31 गुणे 3 करेंगे, यहाँ पे गुणे 3 करेंगे तो 93 मिलेगा, 30 या 90, यानी कि 31 या 93। तो आगे भी आपके यहाँ पे अगर 2 से गुणा किया जाए तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर गुणे 2 करते हैं 31 में, 31 गुणे 2 करते हैं तो यहाँ पे हमारा 62 आएगा। एग्जैक्ट आपका करेक्ट यहाँ पे यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है, गुणे 3 गुणे 2। आगे भी जो संख्या दी गई है गुणे 3 गुणे 2, आपका 62 आंसर आ गया। पांचवा क्वेश्चन कितना आसान था आप लोग देख लिए होंगे। बस यहाँ पे पैटर्न आपको पहचानना होता है थोड़ा सा, और ऑप्शन के हिसाब से आपको देखेंगे कि ऑप्शन में आपका क्या आ रहा है। पांचवा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया होगा। बोल रहा है विद्यार्थियों की एक कक्षा में विनोद बाईं ओर से 5वें स्थान पर जबकि रानी दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल देते हैं तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कितने यहाँ पे बच्चे या व्यक्ति हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने आप लोगों को कराया भी हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे ये 6वां क्वेश्चन है, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है ऑर्डर रैंकिंग का है कि
विद्यार्थियों की एक कक्षा में विनोद बाईं ओर से 5वें है, जबकि रानी दाहिनी ओर से 18वें स्थान पर है। यहाँ पे एक पंक्ति है, ये पंक्ति है, आपको पता है ये दाहिना होता है और ये बायां होता है। ठीक, बोल रहा है बाएं तरफ से 5वें स्थान पर, यानी कि ये 5वां स्थान है, कौन है? विनोद है। ये हो गया विनोद 5वें स्थान पर बाएं तरफ से, और रानी जो है दाहिनी ओर से 18वें स्थान पर है। अब यहाँ से रानी कहाँ पे रखें, यहाँ इस साइड कहीं रखें या फिर आगे क्रॉस करके रखें, ये अभी नहीं पता चला। सिर्फ बोल रहा है कि दाहिनी तरफ से रानी जो है वो 18वें स्थान पर है। लेकिन उसके आगे जब पढ़ेंगे आप, यदि वे अपना स्थान बदल देते हैं तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। यानी कि अब विनोद जब स्थान बदल रहा है रानी से, तो विनोद जो है बाईं तरफ से 5वें पे ना होकर 7वें पे आ जाता है, 7वें पे हो जाएगा। यानी रानी पहले इधर कहीं थी, यानी यहाँ पे अगर रख लेते हैं हम रानी को, यहाँ पे आ गई रानी, पहले थी, ये थी दाहिनी तरफ से 18वें नंबर पे, दाहिने तरफ से 18वें नंबर पे थी। अब बोल रहा है आगे कि विनोद और रानी अपनी जगह बदल देते हैं, रानी यहाँ पे आ जाती है, विनोद यहाँ पे आ जाता है। तो विनोद की जगह पता चल गई है कि बाएं तरफ से 7वें स्थान पे हो जाता है। यानी कि जब विनोद आपका यहाँ पे आता है तो बाएं तरफ से ये स्थान जो है वो 7वां हो जाता है। एक प्लेस दाहिने तरफ से ही पता चल गया और उसी प्लेस को आप बाएं तरफ से भी आपको पता चल गया है। तो आप क्या पूरे श्रेणी में कितने बच्चे हैं, कितने विद्यार्थी नहीं पता लगा पाएंगे? आराम से लगा पाएंगे। आपको मैंने कल भी बताया था, एक क्वेश्चन कल भी आया था। सोच लीजिए कि एक पेपर में एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। सीरीज से आप देख चुके होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आप देख चुके होंगे। ऑर्डर रैंकिंग से ये दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। एक ही पेपर में 2020 का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है उसी में ये बता रहा हूँ मैं, और ये एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए थे। अब एक प्लेस जो है वो बाएं तरफ से ही पता चल गया, 7 नंबर पे है, दाहिने तरफ से ही पता चल गया 18 नंबर पे है, क्योंकि रानी दाहिने तरफ से 18 नंबर पे थी। वही विनोद उससे जगह चेंज कर लिया, रानी विनोद की जगह पे आ गई, विनोद रानी की जगह पे आ गया। तो विनोद की जगह बता रहा है कि वो बाएं तरफ से 7वां हो गया, जो कि पहले रानी का प्लेस था जो कि दाहिने तरफ से 18वां था। तो एक प्लेस जो है वो दोनों तरफ से उसकी दूरी पता चल गई है। तो पता लगा लीजिए, -1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 18 और 7 25, 25 - 1 24। पंक्ति में 24 विद्यार्थी हैं। एक माइनस क्यों किया गया आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा चुका हूं। अगर मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि एक माइनस क्यों किया जाता है, क्योंकि एक ही प्लेस बाएं तरफ से भी गिना गया और दाहिने तरफ से भी गिना गया, यानी कि दोनों तरफ से एक सिंगल प्लेस को दोनों तरफ से गिन लिया गया। लेकिन गिनना क्या है, एक प्लेस को तो एक ही बार गिनेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ से 2 गिना गया था, 1 इसीलिए माइनस कर देते हैं, क्योंकि 1 की त्रुटि रहती है उसमें। एक प्लेस को 2 तरफ से गिन लेते हैं यानी कि 2 हो जाता है, लेकिन हमको गिनना एक तरफ से था यानी कि एक प्लेस, उसको इसीलिए हम 1 माइनस कर देते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24। तो आशा करता हूँ आपको 6वां क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, लिख लीजिए इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 6वां क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से। अब देखिए 7वां क्वेश्चन भी आपका लगभग ऑर्डरिंग से ही है, ठीक है। बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उस चीज़ को आप देखिएगा ध्यान से। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक, बाईं ओर से बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाएं ओर का 8वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं ओर का 8वां अक्षर कौन सा होगा, कौन
सा होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ABCD तो पता होगी, पता नहीं हो तो मैं यहाँ पे आप लोगों की हेल्प के लिए लिख भी देता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि बायां कौन होता है दाहिना कौन होता है। ABCDEFGHIJKLM। अब आधा ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे 11 ही अक्षर मैक्सिमम पूछा गया है और बाएं तरफ से पूछा गया। आप कहेंगे कि ABCD अगर इस तरह से लिखा जाए तो ABCD M तक लिखा, उसके आगे N से Z तक अभी और लिखा जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायां आपका लिखेंगे तो बायां आप अगर यहाँ पे खड़े हो जाइए बीच में तो बायां आपका इस साइड है, दाहिना आपका इस साइड है, तो बाएं से 11वें स्थान पर बोल रहा है। बाएँ से 11वें प्लेस के बाएँ 8वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि 11 के लिए 11 आपको पता है कि K होता है, K 11 नंबर पर होता है। अब ये नंबरिंग आपको प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। E होता है 5 पे, यहाँ पे J होता है 10 पे, ठीक। गिन लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। बोल रहा है बाएं से 11वें स्थान के बाएं, 11वें स्थान पे आ गए। अब यहाँ से बायां कौन होगा, इस प्लेस पे अगर कहें तो इस प्लेस से आपका बायां ये होगा और दाहिना ये होगा। यहाँ के लिए बोल रहा हूँ, पूरे के लिए यहाँ से अगर चुना जाए ए से तो यहाँ पे तो दाहिना ही होगा, लेकिन अगर इस प्लेस के लिए बोला जाए यहाँ पे के के लिए तो इसका दाहिना इस साइड होगा और बायां इस साइड होगा। तो 11वें प्लेस के बाएं 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सी के बारे में बोल रहा है कि कौन सा अक्षर होगा, तो सी होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाएं ओर 8वें स्थान पर कौन होगा। अंग्रेजी वर्णमाला यही होता है, उसके बाएं छोर से 11वां स्थान होता है आपका ये के का, उसके बाएं 8वां सी हो जाएगा। इसको आप आसानी से भी कर सकते थे। मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बोला था एक सूत्र, जब क्वेश्चन में बाएं बाएं हो या दाएं दाएं हो तो दोनों स्थान घटा देते हैं। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी वर्ड वाला में बाईं ओर, यहाँ पे पहले बाईं ओर आया और उसके बाद 11वें अक्षर के फिर से बाएं ओर पूछा गया। जब बाएं बाएं दिख रहा है तो क्या करिए, जो यहाँ पे संख्या दी गई, प्लेस दिया गया 11, दूसरे प्लेस को उससे घटा दीजिए 8, इतना आ जाएगा। 11 में से 8 गया 3। अब 3 बाएं छोर से 3 तो आपको पता ही होगा सी का होता है प्लेस वैल्यू, आप आराम से बता देंगे। अगर दाएं दाएं बोले तो भी घट जाएगा, लेकिन दाएं और बाएं बोले या फिर बाएं और दाएं बोले तो प्लेस जुड़ जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तुरंत। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी ढूंढ के लाया हूँ जो पेपर में आपके आए हुए थे। तो 7वां क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब इस वीडियो को शेयर किया करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनकी भी हेल्प करिए। हेल्प करेंगे आप भी तो आपकी भी कभी न कभी कोई हेल्प करेगा, जिससे आपको भी लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखिएगा यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी है 28, यहाँ पे देखिए बोल रहा है एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है। लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, एक घड़ी, एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ जो क्लास ले रहा था क्लॉक का। तो प्रतिदिन, आप सोचिए कि एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन जैसे मैंने पढ़ाए हुए हैं वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। प्रतिदिन, अब ये क्वेश्चन तो मैं बना के लाया नहीं हूँ, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है, 30 मिनट आगे हो जाती है दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे इसको मिलाया गया, इसको
मिलाया गया, यानी कि सही किया गया, मिलाया गया। अगले दिन प्रातः, अगले दिन प्रातः 4 बजे, प्रातः 4 बजे कितना समय दर्शाएगी, ठीक, कितना समय दर्शाएगी। क्वेश्चन आशा करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन डिटेल में यहाँ पे मैंने लिख दिया है सब। एक घड़ी है प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन का यहाँ पे यही समझने का मतलब है, यहाँ पे जो प्रतिदिन लिखा है, प्रतिदिन का मतलब होता है 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं एग्जैक्ट पूरा। तो एक घड़ी जो है 24 घंटे में 30 मिनट आगे हो जाती है। 24 घंटे में अगर बात की जाए तो 24 घंटे में ये 24 घंटे में घड़ी कितना मिनट आगे हो जाती है? 30 मिनट, 30 मिनट। दोपहर के 12 बजे उसको मिलाया गया, यानी कि जैसे आज दोपहर है 12 बजे, तो दोपहर के 12 बजे उस घड़ी को सही किया गया, उसको मिलाया गया। और बोल रहा है अगले दिन प्रातः 4 बजे कितना समय दर्शाएगी। अब ये बताइए दोपहर 12 बजे से 4 बजे सुबह तक का कितना घंटा होगा? 12 बजे सुबह, दोपहर से लेकर 12 बजे रात तक, आपको पता है 12 घंटे हो गए। अब 12 बजे रात से भोर के 4 बजे, यानी कि 4 घंटे हो गए, यानी कि 16 घंटे बाद पूछा गया है कितना समय दर्शाएगी। 16 घंटे बाद पूछा गया है कि कितना समय दर्शाएगी। तो आपको पता है कि 24 घंटे में 30 मिनट आगे हो जाती है, तो 16 घंटे में कितना मिनट आगे हो जाएगी? 16 घंटे में कितना मिनट आगे हो जाएगी? 16 घंटे में हो जाएगी 8 त्रिक 24, तो यहाँ पे 8 दूनी 16, यानी कि ये 3 गुना है तो ये 2 गुना है, तो यहाँ पे 3 गुना है तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 20 मिनट, 20 मिनट। 24 घंटे में 30 मिनट आगे जाती है, तो 8 घंटे में कितना आगे जाएगी? 8 त्रिक 24 होता है तो 10 मिनट आगे जाएगी, लेकिन यहाँ पे 16 घंटे है तो 16 घंटे में 20 मिनट आगे हो जाएगी। यानी कि 4 बजे सुबह वो 4 बज के 20 मिनट दर्शाएगी घड़ी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल में आप लोगों को मैंने समझाया, इसको नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन को, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसको अब नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। इरेज करता हूँ मैं इसको। अब देखते हैं जल्दी से हम 9वां क्वेश्चन। 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। बोल रहा है यहाँ पे निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ पे किस शब्द से ये लिखना यहाँ पे बाकी है। देखिएगा ध्यान से, CULOUS ये शब्द आपका दिया हुआ है। निम्न में से आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा A, B, C और D। 4 यहाँ पे शब्द दिया गया है, MOLAR। दूसरा है यहाँ पे LOCUS। थर्ड है SOLACE।
और चौथा है यहाँ पे शब्द S C A और R। क्वेश्चन अब जाके कंप्लीट हुआ है। जल्दी से इसको पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद से, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे एक शब्द दे दिया गया है, ये शब्द दे दिया गया है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं पहले आप ध्यान से देख लीजिए। ये शब्द दे दिया गया और इससे बोला गया कि यहाँ पे नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। चारों में से आपको देखना है कि ऐसा कौन सा शब्द यहाँ पे लिखा गया है जो इस दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो हम अक्षरों को देखते हैं। यहाँ पे पहले तो नहीं बनाया जा सकता, अब कभी कभी बोलता है कि इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। कोई शब्द दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें बोल देगा कौन सा शब्द ऐसा है जो इससे बनाया जा सकता है। करने का तरीका एक ही है दोनों को। मिरेकुलस है यहाँ पे शब्द। अब यहाँ पे देखिए पहला शब्द देखते हैं। यम यहाँ पे है, इसमें है। ओ है इस सीरीज में, हाँ है। एक बार एम हो गया, दूसरी बार ओ हो गया। यल है, हाँ है। ए है, हाँ है। आर है, यहाँ पे आर है, यानी कि ये शब्द बनाया जा सकता है इससे। दूसरा यल ओ सी यू एस है। यल है इस सीरीज में, हाँ यल है। ओ है, ओ भी है। सी है, सी भी है। यू है, यू भी है। यस है, यस भी है, यानी कि लोकस भी बनाया जा सकता है। तीसरा देखते हैं सी। यस है, आप कहेंगे यस है। ओ है, ओ भी है। यल है, यल भी है। ए है, आप कहेंगे ए भी है। सी है, आप कहेंगे सी भी है। ई है, तो आप कहेंगे यहाँ पे ई नहीं है। यहाँ पे इस दिए गए शब्द में ई कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे ये शब्द जो है इसमें ई दिया हुआ है, यानी कि ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। आप देखेंगे यस सी ए आर भी है, यस है, सी है, ए है, आर है, यानी कि ये शब्द भी बनाया जा सकता है। 3 शब्द बनाए जा सकते हैं इस दिए गए यहाँ पे जो अक्षर दिया गया था, लेकिन ये शब्द नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पे ई इसमें है और ये दिया गया है जो उसमें ई नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब इसके बाद चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन अब यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ इसको। आशा करता हूँ आप लोगों को 9वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है क्वेश्चन तो लाइक कर दिया करिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं आप लोगों की हेल्प के लिए क्वेश्चन लाता रहता हूँ, जिससे आप लोग को परीक्षा में अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एग्जाम में आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप क्या करिए, लाइक करते चलिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। 10वां क्वेश्चन हो गया। अब 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ठीक, यहाँ पे बोला है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए। यहाँ पे 5 यहाँ पे दे दिया गया अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहला शब्द क्या है? मेज। दूसरा शब्द क्या है यहाँ पे? दूसरा शब्द दिया गया है यहाँ पे पत्ती। तीसरा शब्द क्या दिया गया है यहाँ पे? लकड़ी। चौथा है बीज। ठीक, और 5वां है यहाँ पे दिया गया आपका जो शब्द है वो है पौधा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नीचे दिए गए जो यहाँ पे शब्द है इसको सही क्रम में रखना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन आ गए। पहले ऑप्शन में है 1 2 3 4 और 5। दूसरे ऑप्शन में है यहाँ पे 1 3 2 4 5। तीसरे ऑप्शन में है 4 5 2 3 1 और चौथे ऑप्शन में है 4 5 3 2 1। ये क्वेश्चन कल भी आप लोगों को मैंने कराया था, इस टाइप का क्वेश्चन एक आया हुआ था, और आज भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में। आपको प्रश्न दे देगा इस तरह से, उसमें बोल भी देगा, आपको निर्देश दे देगा। यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखना है। क्वेश्चन बोलेगा कि नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए और दिए गए ऑप्शंस में से सही चुनिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 ऑप्शन में 1 1 पहले प्लेस पे है और 2 ऑप्शन में 4 4 है। 1 पे कौन है? मेज है। 4 पे कौन है? बीज है। आप बताइए कि मेज पहले आएगा या फिर बीज पहले आएगा? आप कहेंगे मेज कहाँ से बनता है? लकड़ी से बनता है।
लकड़ी कहाँ से आता है? पेड़ से बनता है। पेड़ कहाँ से आता है? बीज से आता है। तो सबसे पहले आपका बीज आएगा। बीज मतलब 4 वाला ऑप्शन सबसे पहले आएगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो कट गए तुरंत, क्योंकि इसमें पहले नंबर पे 1 1 था। बचा क्या? 4। अब 4 में देखेंगे, 4 के बाद क्या है? बीज आया। बीज के बाद पौधा आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे भी 4 के बाद 5 है, इसमें भी 4 के बाद 5 है, दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 के बाद क्या आ गया? यहाँ पे ये पहला नंबर पे हो गया, ये दूसरे नंबर पे हो गया। अब पौधे के बाद क्या आएगा? दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे है पत्ती। तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे है लकड़ी। अब बताइए कि बीज आया, पौधा आया, तो उसमें पत्ती आएगा पहले या फिर सीधे सीधे लकड़ी उसकी निकाल लेंगे हम? लकड़ी तो बाद में निकालेंगे ना, पहले उसमें जब पौधा बड़ा होगा तो उसमें पत्तियाँ आएंगी, तब उसमें से हम लकड़ी, जब बड़ा हो जाएगा तब उसमें से लकड़ी निकालने लायक होगा, उसको काटेंगे, चीरेंगे, तब उसके बाद जाके मेज बनाएंगे। यानी कि बीज के बाद हमारा पौधा है, फिर पौधे के बाद हमारा पत्ती आएगा, यानी कि तीसरे नंबर पे ये आ गया, चौथे नंबर पे हमारी लकड़ी आ गई, पाँचवें नंबर पे हमारा मेज आ गया। यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। सबसे पहले 4, फिर दूसरे नंबर पे 5, तीसरे नंबर पे 2, चौथे नंबर पे आपका कौन सा है? चौथे नंबर पे ये 3 वाला है, और पाँचवें नंबर पे क्या है आपका? 1 वाला। 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1, ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो कैसे करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए, उसके बाद इसको इरेज करता हूँ मैं, फिर चलते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, आपके सामने आ गया होगा अगला क्वेश्चन। अब 12 से लेके 14 तक इसी पे आधारित है प्रश्न। 12 13 14 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे आधारित है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसके ऊपर देखेंगे कि कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के ऊपर पूछेगा। अगर आप रिलेशन बना लेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसके ऊपर कितने भी क्वेश्चन पूछे आप बता लेंगे। सिर्फ आपको इस रिलेशन को बताना है कि इस रिलेशन में जो दिया गया है क्वेश्चन में, उसको बनाना है पहले। तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पी आर का पिता है। पी जो है पी आर का पिता है। अब पिता है यानी कि मेल है, इसको मैं प्लस कर देता हूँ ऐसे। ठीक, बोल रहा है किंतु आर उसका बेटा नहीं है। लेकिन जो आर है पी का बेटा नहीं है। पिता है ये पी, लेकिन आर उसका बेटा नहीं है, यानी कि बेटी होगी। माइनस कर देते हैं बेटी के लिए। टी आर यहाँ पे फिर आगे बोला है टी आर की बेटी है। अब टी जो है वो आर की बेटी है, यहाँ पे टी इसके नीचे आ जाएगा, वो भी बेटी है, तो माइनस कर दिए। यू पी की पत्नी है। यू जो है वो पी की पत्नी है, यानी कि यहाँ पे इसकी पत्नी हो जाएगा कौन? यू हो जाएगी इसकी पत्नी, यानी कि निगेटिव। अब यू जब इसकी पत्नी होगी, यानी कि यू जो है वो आर की माँ हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यू पी की पत्नी है। अब उसके बाद बोल रहा है क्यू आर का भाई है। क्यू जो है वो आर का भाई है, यानी कि क्यू यहाँ पे है आर का भाई है, यानी कि ये प्लस है। बन गया रिलेशन यहाँ तक। उसके बाद यस क्यू का बेटा है। यस जो है वो क्यू का बेटा है, यानी कि यहाँ पे यस आएगा, वो प्लस होगा क्योंकि क्यू का बेटा है। वी क्यू की पत्नी है। वी जो है वो क्यू की पत्नी है। यहाँ पे इसमें रिलेशन क्या होगा? दोनों तरफ एरो जब लगाता हूँ तो ये पत्नी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है। यहाँ पे ये सिंगल है, यानी कि भाई बहन है। यहाँ पे वी बोल रहा है कि क्यू की पत्नी, यानी कि नेगेटिव आ गया। उसके बाद बोल रही है डब्ल्यू वी का पिता है। डब्ल्यू जो है वो वी का पिता है। डब्ल्यू यहाँ पे आता है ऊपर कहीं, और वो वी का पिता है। ठीक, तो आशा करता हूँ अब पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों ने बना लिया है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये आप देखिए। ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वो देखिएगा क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यश की दादी कौन है। यश की दादी, यश की दादी कौन है? कौन है? ऑप्शन दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ए बी सी और डी। ऑप्शन क्या है? डब्ल्यू पी आर
और यू। आपको बताना है यश की दादी कौन है, ये ऑप्शन है, इसमें से बताना है। अब यश कहाँ पे है, यश यहाँ पे है, ठीक। ये किसका बेटा है, तो क्यू का बेटा है। क्यू किसका बेटा है, यू का बेटा है और पी का बेटा है। अब इसमें हस्बैंड वाइफ है, तो यानी कि जो यश होगा इसकी दादी कौन होगी, तो इसकी दादी होंगी यू। दादा पूछता तो पी होता। बोला है कि यश की दादी कौन होंगी, तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाले देखिए रिलेशन में यहाँ पे यू ही एक ऐसी है जो लेडीज है, क्योंकि लेडी है, ये भी जेंट्स है, ये इसका हस्बैंड है, तो ये दादा हो जाएगा यश का, क्योंकि ये इसका बेटा है और बेटे का बेटा, यानी कि इसका दादा ये पी हो गया और पी की वाइफ है यू, यानी कि यश की दादी हो गई यू। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने बोला था कि आप लोग अगर ये रिलेशन बना लेंगे ब्लड रिलेशन का, तो उसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है आप बता लेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत कम समय में। ये था 12 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पे इसी प्रश्न पे आधारित है हमारा अगला क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 13 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, यू का बेटा कौन है। यू का बेटा कौन है, यू का बेटा कौन है। अब मैं नहीं बताऊंगा, तुरंत देख के आप कमेंट करिए कि कौन है। अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप खुद बताइए यू का बेटा कौन है। तो यू का सिर्फ एक ही यहाँ पे दिख रहा है बेटा, ये, क्योंकि ये जो है उसकी पत्नी है, इसका यहाँ पे ये पुत्री है आर, और इसका ये भाई है, यानी कि ये पी और यू का बेटा है। यहाँ पे बोला गया यू का बेटा कौन है, तो यू का बेटा सिर्फ और सिर्फ क्यू है, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्यू। अब इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्यू का ससुर कौन है। क्यू का ससुर, क्यू ये है, ससुर किसको कहते हैं, फादर इन लॉ। इंग्लिश में तो फादर इन लॉ बोलते हैं और हिंदी में ससुर बोलते हैं। तो क्यू का ससुर कौन होगा, जो इसकी पत्नी होगी उसका पिता, यानी कि क्यू की पत्नी है वी का पिता है डब्ल्यू, यानी कि क्यू का जो ससुर होगा वो डब्ल्यू होगा, यानी कि 14 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक। क्यू का जो ससुर है वो डब्ल्यू होगा। तो ये था दोस्तों आज का यहाँ पे वीडियो। आशा करता हूँ आपको 14 के 14 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मेरा प्लान ये था कि 17 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन समय काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 40 से 50 मिनट का हो जाता है, और मैं नहीं चाहता कि 40-50 मिनट से ज़्यादा वीडियो बने, जिससे आप लोग इतना ज़्यादा आप लोग देखते हैं तो इतना एक दिन में काफ़ी प्रैक्टिस है रीजनिंग के ऊपर। और जब मैं कराऊँ तो कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन देखा करिए। एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। आप लोग एग्जाम दे के आइएगा तो बताइएगा कि ये क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं, इसी तरह से। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और रेगुलर बेसिस पे अगर ऐसे ही आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प होगी। जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, वैसे आप भी शेयर बटन होगा यहाँ पे, क्लिक करके शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।